अस्सलाम वालेकुम ladies and gentlemen and welcome back to a brand new episode of समा मनी विद गज़ाल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे आईटी की। आपको पता है फ्यूचर इज डिजिटल। पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, एआई आ चुकी हुई है, क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ लोग जा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी की बड़ी ज़्यादा स्किल्स एंड डिमांड चल रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता कुछ यूँ है कि पाकिस्तान जो है ना, बाकी की सारी दुनिया से व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी बड़ा पीछे रहता है। जो चीज़ें बाहर आज आई हैं वो पाकिस्तान में बड़े सालों के बाद आती हैं। अब इस मसले के पीछे असल में जो रिस्पॉन्सिबल है वो है कौन? क्या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या लोग इटसेल्फ हैं? और इनसे हम बाहर कैसे आ सकते हैं इन सारे मसाइल से? तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने आज हम आ गए हैं जनाब वहाब यूनुस साहब के पास, हु इज़ द CEO ऑफ PNY ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आप हम सबको बताएं कि अपना थोड़ा सा तारुफ दें कि PNY ग्रुप है क्या, आपने इसको स्टार्ट किस तरह किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका। सो प्लेयर इज़ माइन। PNY ग्रुप बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये एक बहुत स्मॉल सेटअप से मैंने स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैं पाकिस्तान का पहला सोशल मीडिया मार्केटिंग का ट्रेनर हूँ। इंटरेस्टिंग। जब मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की तो उस वक्त मुझे एक सबसे बड़ा गैप जो नज़र आया सोसाइटी के अंदर कि एक रेवोल्यूशन आ रहा था पूरी दुनिया के अंदर डिजिटलाइजेशन का। बिल्कुल ऐसे ही है। कि पूरी दुनिया यूरोप साइड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना शुरू हो गई थी, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम मौजूद थे। तो इस रेवोल्यूशन में पाकिस्तान बहुत पीछे था। तो जो मार्केटिंग स्टाइल था हमारे लोगों का वो भी बड़ा ट्रेडिशनल था कि मैक्सिमम बहुत बड़ी छलांग है तो अखबार में या टीवी में आप ऐड दे दें। डिजिटल की तरफ किसी का भी रुझान नहीं था। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि पाकिस्तान के अंदर डिजिटल का आना ज़रूरी है। तो मैंने इसको सीखना शुरू किया, इसके ऊपर काम करना शुरू किया, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करना शुरू किए। उस वक्त कोई मेंटोरशिप नहीं थी किसी किस्म का, कोई भी आपके पास। सीखा कैसे? मैं आपको भी बता रहा हूँ कि किसी किस्म की मेंटोरशिप नहीं थी और किसी किस्म का कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। मैंने इसको यूट्यूब से और जो ऑनलाइन जो इंटरनेशनल ट्यूटर्स थे, कुछ ऐसे लोग थे जो उस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्लासेस देते थे, तो मैं उनको पेड सब्सक्रिप्शन लेके उनसे मैंने ऑनलाइन सीखना शुरू किया। और जब मैंने इन चीज़ों को सीखना शुरू किया तो मैंने इसको अपनी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वहाँ पर मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया एज ए केस स्टडी। तो वहाँ पर बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए, तो मुझे इस पर बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ। तो मैंने इसको एज ए फ्रीलांसर मार्केट के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया और लोकल मार्केट को सर्विस एज ए फ्रीलांसर देना शुरू कर दी। अब वो क्या हुआ कि लोग मेरे पास आते हुए कहते हैं कि यार ये टेक्नोलॉजी क्या है, हमें भी बताएं। लेकिन आपने एक जो मुझे चीज़ इंटरेस्टिंग लगी कि लोग जब भी फ्रीलांसिंग दिमाग में आता है ना, तो लोगों का यही आता है कि इंटरनेशनल ऑडियंसेस को, कंपनीज को करेंगे। लेकिन आपने लोकल मार्केट में पहले डिस्कवर किए, अपॉर्चुनिटीज डिस्कवर की, और आपने कहा कि लोगों को बताया जाए, उनका रुझान इस तरफ लाया जाए। दैट इज़ अ वेरी की लर्निंग। मैंने लोकल मार्केट के अंदर उसको लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू किया कि ये भी एक टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर अगर आप अपने बिजनेस को, सबसे पहले तो एक चैलेंज तो यही आता था कि लोगों को समझ नहीं आती थी। वो कहते थे कि फेसबुक इज़ नॉट अ मार्केटिंग प्लेस, इट्स अ टोटली अ फ्रेंडशिप एंड कनेक्टिंग प्लेस। तो यहाँ पर आप कनेक्ट करते हैं। मैं उनको बताता कि नहीं यार, कनेक्टिंग के अलावा भी यहाँ पर मार्केटिंग भी कर सकते हैं। कट शॉट ये कि लोग मेरे से आके पूछते, लोग मिलते, मुख्तलिफ सेमिनार्स मैंने फ्री करवाना शुरू किए ताकि लोगों को अवेयरनेस शुरू हो इसके ऊपर। तो फिर वहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। तो मैंने इसको फिर एज ए IT ट्रेनिंग जो है वो लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर देना शुरू की। अब वो इतना अच्छा मुझे बूस्ट मिलना शुरू हो गया, लोगों की तरफ से पजेराएँ मिलना शुरू हो गई, तो मैंने इसको एज ए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शक्ल अख्तियार कर दी। ठीक है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मैंने फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी बनाई, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाया, फिर हमने मुख्तलिफ सर्विसेज भी इंडस्ट्री के अंदर आना शुरू हो गए और फिर एक PNY ग्रुप की जो है ना इब्तदा हमने स्टार्ट कर दी। लेकिन हमने जो स्टार्ट किया था वो IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से किया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है 7 जो हैं वो ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान के अंदर हम काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। फिर इसके अलावा हम बच्चों के लिए फिर हमने एक स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट निकाला PNY जीनियस के नाम से, जिसमें हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट लेकर आए कि हम बड़ों को फ्रीलांसर बनाने के बजाय हम रूट से ही बच्चों को फ्रीलांसिंग की तरफ लेकर आए, जिसमें हमने बच्चों को पाइथन, गेम डेवलपमेंट और IT की ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके अंदर आपकी वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। हमारे कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे को आप कलर से खेलें, खिलाएं, लेकिन उसको एडोब फोटोशॉप में ले जाके कलर्स के साथ खिलाएं। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को जब मार्केट में हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया तो उस पर भी हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस किया। फिर हमने PNY पिंक के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें स्पेशली हमने वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया। ऐसी ख़वातीन जो IT से लिंक नहीं है या जो पढ़ी लिखी नहीं है ज़्यादा, या जिनको मैट्रिक के बाद घर बैठा लिया गया, या जिनकी शादी हो गई है, अब वो क्या करें। तो हमने उनको सैलून मैनेजमेंट और IT के कॉन्सेप्ट को आपस में इंगेज करते हुए PNY पिंक का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें हम IT और जो ट्रेडिशनल सैलून मैनेजमेंट है वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। अब आप कहेंगे कि जी ट्रेडिशनल सैलून मैनेजमेंट और IT का क्या ताल्लुक है? सर बहुत गहरा ताल्लुक है। कैसे?
वो जो मेकअप आर्टिस्ट बनती है फॉर एग्जांपल, उसको अपने आप को डिजिटलाइज करना नहीं आता। ठीक बात है। हम क्या करते हैं कि उसको मेकअप आर्टिस्ट तो बना दिया, मेकअप या सैलून के उसकी चीज़ें तो उसको सिखा दी, लेकिन हम उसको ये सिखाते हैं कि आपने इसको यूट्यूब के ऊपर कैसे बेचना है, आपने इसको फेसबुक के ऊपर अपने आप को मार्केट कैसे करना है, एक डिजिटली उनकी प्रेजेंस आपने मार्केट प्लेसेस में जाके कैसे काम करना है। तो ये कॉन्सेप्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह ये PNY ग्रुप को ये सहरा जाता है कि हमने इस इंडस्ट्री को भी हमने डिजिटलाइज करने की कोशिश की। ये हमारे ओवरऑल हमारे इसके प्रोजेक्ट। जो आपने छोटे बच्चों वाला जिक्र किया था, उसके थोड़े से रिस्पांस के बारे में बताइएगा, किस एज ग्रुप को आप लोग केटर करते हैं? उसका रिस्पांस पहले तो बहुत अच्छा आ रहा है। मेरे खुद अपने माशाल्लाह बच्चों को भी मैं वो चीज़ें करवाता हूँ, और जो भी हमारे समर कैंप और हमारा जो जितने भी कोर्सेज़ होते हैं वो ट्रेनिंग में मैं सबको इनकरेज करता हूँ, अपने फैमिलीज़ को भी, अपने फ्रेंड्स को भी, कि अपने बच्चों को भेजें। उसमें जो हम सबसे पहले चीज़ करवाते हैं, हम करवाते हैं बच्चों को कोडिंग सिखाते हैं, हम बच्चों को पाइथन सिखाते हैं। किस एज ग्रुप के? और ये एज हम स्टार्ट करते हैं 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक। ठीक है, तो यानी कि 5 साल से लेकर 13 से 14 साल तक के बच्चों को हम ये चीज़ें सिखाते हैं। 5 साल का बच्चा सीख जाता है? जी बिल्कुल। पाइथन नहीं, उसको हम सिंपल कोडिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब गेम डेवलपमेंट के अंदर स्मॉल गेम बनाने, यूनिटी एक सॉफ्टवेयर है। इज देयर एनी मतलब क्राइटेरिया कि बच्चे को किस क्राइटेरिया के ऊपर बच्चे को आना पड़ेगा, या आप बस किसी को नहीं, हम क्राइटेरिया रखते हैं। जो अगर उसका हर एक जो हमारा स्टैंडर्ड है ना, जो हमारा एज ग्रुप है, उसका एक कोर्स कैरिकुलम डिज़ाइन होता है। ठीक है, जो उस इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट उस एज ब्रैकेट को लेके उसके जहन के मुताबिक रखते हुए उस कैरिकुलम को डिज़ाइन करके हम उस बच्चे को लेके जाए। और 5th स्टैंडर्ड का बच्चा जो है वो गेम बनाता है, वो 5th 7th स्टैंडर्ड का बच्चा पूरी गेम बनाता है। कोई सर एक ऐसी हमारे पास केस स्टडीज मौजूद है, हमारे पास ऐसी हज़ारों के एग्जांपल्स हमारे पास बच्चों की भी मौजूद है और हमारे एलुमनाई की भी मौजूद है जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हमारे पास रिसेंटली एक बच्चा था जो बहन और भाई आए थे, और वो तकरीबन 7th स्टैंडर्ड के अंदर वो बच्चा, और उसकी जो सिस्टर थी 8th स्टैंडर्ड भी थी। उन्होंने अपना फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। गेम डेवलपमेंट, यूनिटी एक सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर अपनी पूरी की पूरी उन्होंने गेम बनाई, और उसके बाद उन्होंने प्ले स्टोर के ऊपर उसको लिस्ट करके और उससे वो अब रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एक्सट्रीमली इंस्पिरेशनल। आप मुझे ये बताएं कि आप इतने ज़्यादा इकदाम उठा रहे हैं, कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई मदद मिलती हो, कोई ताउन मिलता हो? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से हम एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और हम जो गवर्नमेंट का एक अदारा है PSDA, पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो हमें अथॉरिटी जो जिसके अंडर हम आते हैं जी, हम उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड है। लेकिन जो जहाँ तक बात है उसकी हेल्प देखिए हमें चाहिए नहीं, हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए इस हवाले से। फ्रैंकली मैं आपको बताऊँ कि आई एम ए सेल्फ मेड मैन। हमें जो सपोर्ट चाहिए ना, वो हमें ये सपोर्ट चाहिए कि ये जो अथॉरिटी के अदारे हैं, जो अथॉराइज जिनके अंडर हम आते हैं, इनमें रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े बेहतर होने चाहिए। क्योंकि जो अथॉरिटी होती है ना, वो एक्चुअली में आपके ऊपर एक बाप का और गार्डियन का उसका एक रोल होता है। तो मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें, ताकि जो नए न्यू बीज है, हमने तो उस चीज़ को बेयर कर लिया ना, जो न्यू इंडस्ट्री आ रही है, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो उसको एज ए मतलब गाइड किया जाए, ना कि उसको डंडा मारा जाए, पहली बात। अच्छा, व्हाट यू से कि इट्स ओवर रेगुलेटेड? जी बिल्कुल, उसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें जो जिस पे हमें एतराज़ात हैं, जैसे कि अभी भी ये लोग जो है ना एक ऐसी सोच से गुजर रहे हैं सोरिटी से, कि जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है। जैसे कि आपको आजकल के ज़माने में एग्जांपल दूंगा, आजकल के ज़माने में अगर आपने किसी को सीटिंग कैपेसिटी देनी है तो वो एक लैपटॉप की शक्ल में देनी है, और उसका साइज़ होगा 2x2 का। बिल्कुल। लेकिन इनका एक पैरामीटर है कि जिसके अंदर आपको 8x8 की जगह चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप 8x8 की जगह को ऑक्यूपाई कर दें और उसमें बैठना 2x2 का बंदा है। एफिशिएंसी की तरफ नहीं जा रहे। ये उसमें कुछ रेमेडीज़ लाने की ज़रूरत है, जो कि उनको ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली हमें सपोर्ट वैसे ही कर रही है। उसकी वजह इस वक्त गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है फेडरल गवर्नमेंट का, नेफ्टेक के नाम से, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के नाम से उन्होंने एक यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर उनका टारगेट ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए नौजवानों को IT की स्किल्स प्रोवाइड करें, जो पाइथन, वेब डेवलपमेंट और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग। हम इस पे बहुत महंगे कोर्सेज करवाते हैं, क्योंकि हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो हमारे जो ट्रेनर्स होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, और दे आर वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो इंडस्ट्री के लोग होते हैं, और वो नीश मार्केट पे काम कर रहे होते हैं, वो नॉर्मली मिलते नहीं है इतनी आसानी से। तो हम उनको हाईली पे करके उनसे जो है वो सर्विसेज लेते हैं। तो वो अच्छे खासे एक्सपेंसिव कोर्सेज है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर भी कर रहा है, जिसमें नेफ्टेक के अंडर अम्ब्रेला रहते हुए हम इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, वो तो होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, मुझे क्वालिटी से मेरी एक और सवाल मेरा उठता है कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो बहुत बड़ा मसला ये है कि स्टूडेंट्स को 4 साल
प्रोडक्ट्स के तौर पर इस्तेमाल करके उनका सारा कैपिटल लेके एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा कर उनको बाहर भेज दिया जाता है। कोई ख़ास स्किल्स नहीं उनको सिखाई जाती, जिनमें उनका भी कसूर है तो है। मैं साथ साथ कहूँगा स्टूडेंट्स का भी बड़ा कसूर है कि वो भी खुद अपने आप को इतना इन्वॉल्व नहीं करते और ख़ुद सीखने की वो सोच नहीं रखते। तो आपके ख़्याल में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, ताकि ये ना हो कि वो बाहर निकलें उसके बाद उनको कोई जाके एक और बूट कैंप लेना पड़े कि अब मैं जाके अपनी स्किल्स पॉलिश करूं या सीखूं? सर इसमें देखिए, हम हर चीज़ जो है ना अदारों पे नहीं डाल सकते। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें ना, तो एजुकेशन सिस्टम नो डाउट हमारा अब सीधा हो चुका हुआ है, एब्सलीट हो चुका हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, नो डाउट। लेकिन आप अगर देखें ना, इन्वायरमेंट बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल करता हम अगर बाहर के मुल्क में जाते हैं ना, तो आपको पता है कि इलोन मस्क जो है जी। वो साउथ अफ्रीका के अंदर उसकी जो है ओवरऑल उसकी सारी पैदाइश और वहीं का वो रिहायशी था। उसने जब अपना करियर का आगाज़ स्टार्ट किया तो उसने साउथ अफ्रीका से नहीं किया, उसने कहाँ से किया? यूएस से किया, क्योंकि उसको पता था कि सिलिकॉन वैली और उसका जो पहला डॉलर बनना है ना, वो सिलिकॉन वैली से बनना है। बिल्कुल। हमारा एक्चुअली में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो हमें देने की ज़रूरत है, वो एजुकेशन से भी बढ़ के चीज़ है, वो है इन्वायरमेंट। ठीक है। हमारे गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह के इकदाम होने चाहिए, जो कि हो भी रहे हैं। मैं हर चीज़ को अदारों पे नहीं डालना चाहता, क्योंकि अदारे अपनी जगह पे अपनी लिमिटेड सोर्सेज में काम कर रही है। एजुकेशन जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अब इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है ना, वो इन्वायरमेंट है। हमें इस तरह के इन्वायरमेंट देने चाहिए हमारे बच्चों को, जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। जैसे मैं आपको इंडिया की एग्जांपल दूंगा। इंडिया के अंदर स्कूल लेवल के ऊपर आपको पता है कि एक एक्सपेरिमेंटल एक चीज़ की गई। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हर बच्चे को ग्रुप्स की शक्ल में, फॉर एग्जांपल 10 बच्चों का ग्रुप है तो हर 10 बच्चों को ग्रुप को 2,000 रुपीज़ दिए। उनको टोटल 20,000 रुपये का बजट दिया और उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया। उन्होंने कहा कि आपने इस 20,000 रुपये का बिजनेस करके आना है। ये आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। यहाँ पर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और वहाँ के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का फ़र्क देखिएगा। उनको 20,000 रुपया दिया गया और उन्होंने कहा जी कि आपने इस 20,000 से आपने इसको कमोडिटी की शक्ल में या सर्विस की शक्ल में आपने इस पे एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हुए आपने बिजनेस आइडिया लेकर आना है। आप यकीन करें कि उसका इतना ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट का फ़ायदा हो गया, वहाँ से काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स पैदा हुए और जो उन्होंने पहला 1 रुपया डेवलप किया और कमाया, वो आप समझ सकते हैं कि उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना डेवलप हुआ होगा। मैं इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये जो बुकिश नॉलेज है, ये आप पढ़ाएं, कीड़े नहीं बनाने आप इनको पढ़ाएं। मैं नहीं कहता कि आप इनको थ्योरी ना पढ़ाएं, थ्योरी पढ़ाएं, इनको नॉलेज दें, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिकल वर्क दे, अपना एटमॉस्फेयर चेंज किए, तो यही चीज आपकी चेंज हो जाएगी। काम की थ्योरी अगर आप उसको प्रैक्टिकल में नहीं कर पा रहे हो, एग्जैक्टली, आप उसको टोटली प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट दें, उसका माइंडसेट आप बिजनेस वाला देखें। अब बच्चा जो निकलता है उसको सबसे पहले बात ये की जाती है कि आपने एक मल्टीनेशनल कंपनी में एमबीए वाले बच्चे ने जॉब करनी है। कहाँ लिखा है ये? लेकिन ये कहीं लिखा नहीं। एमबीए का मतलब है कि आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है, तो आप उसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ क्यों नहीं लेकर आते? आप उस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में उसको ये क्यों नहीं कहते कि तुमने 10 लाख की बिजनेस की कंपनी खड़ी करके देनी है? आप उसको वही बुकिश नॉलेज और वही प्रेजेंटेशन और वही चीज़ें कि मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर जो है आप डेफिनेशन बना लाएं। ये गलत कॉन्सेप्ट है। हमें सिर्फ अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर शिफ्ट कर दें प्रैक्टिकल में और बिजनेस आइडियाज़ और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के ऊपर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की जो ये जो गुर्बत और ये लोन और ये चीज़ें हम बहुत हद तक बेहतर सर देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। $1 बिलियन के पीछे इतना ज़्यादा भिखारी बनना पड़ता है हमारी गवर्नमेंट को। कभी सऊदी अरब जा रहे हैं, कभी रशिया जा रहे हैं, कभी मिडल ईस्ट के किसी मुल्क के पास जा रहे हैं, 1 बिलियन, और उसके एंड पे भी आप जो है लोन ले रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान की फ्रीलांस मार्केट ही अगर अनरजिस्टर्ड जो है वो 30 से 40 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी हुई है, जबकि रजिस्टर्ड अगर देखा जाए तो वो 10-15 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं। हम रजिस्टर्ड की बात करते हैं, अनरजिस्टर्ड 30 से 40 पर, जो कि लोग पैसा कमा रहे हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड या वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अगर आप सिर्फ इस इंडस्ट्री को ही अगर इतना फ्लोरिश कर दें, डॉक्यूमेंटेड कर दें, फैसिलिटी दे दें, आपके पास पेपॉल आ जाए, आपके पास ओपन मार्केट गेटवेज आ जाएं, आपके पास पेमेंट्स गेटवेज आ जाएं, आपकी यही इंडस्ट्री 50-60 बिलियन डॉलर के ऊपर इजीली पहुंच जाएगी, जबकि अभी जो डॉक्यूमेंटेड है वो 15-20 बिलियन डॉलर से ऊपर की नहीं है। बिल्कुल है सर, आपने जिक्र किया पेपाल का, और इसके के साथ मेरा एक और सवाल करना चाहूँगा मैं आपसे। पेपाल और अदर जितने भी बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स हैं, कंपनीज हैं, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? बड़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, हमारे पॉलिसीज़ बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की हैं, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, आए दिन कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस को कितनी जल्दी हमें रिजॉल्व करना चाहिए ताकि ये कंपनीज आएँ
और ये सारे जैसे आपने बात की रिजॉल्व हो सकें? सर मैं आपके सामने चंद चैलेंजेस रखूँगा जो कि इतने बड़े नहीं हैं। गवर्नमेंट लेवल पे ये कोई मसला ही नहीं है। पहली बात, आपका क्वेश्चन है कि एक बड़ी कंपनी क्यों नहीं आती, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आती। आना चाहती है, स्किल लेबर है। अब वही आना चाह रहा हूँ, वही आने लगा हूँ। फेसबुक आज मैं अंबानी की शादी हुई, उसने मार्क ज़करबर्ग को अगर बुलाया तो वो आपको पता है कि इनके नेटवर्किंग सेशन होते हैं, ये बिजनेस आइडियाज़ पे लोग काम करते हैं। बिल्कुल। ये वो खाली शादी में नहीं आया था, उन्होंने पूरी नेटवर्किंग वो की पूरी नेटवर्किंग किया और उसको कन्विंस किया क्योंकि फेसबुक मेटा जो है उसका एक डाटा सेंटर है। बिल्कुल। वो उस डाटा सेंटर को शिफ्ट करवाना चाह रहे हैं रिलायंस ग्रुप के अंदर, कि फेसबुक मेटा जो है अपना डाटा सेंटर की जो सर्विस है वो रिलायंस ग्रुप को दे दे। तो ये प्रॉपर, अब इससे फ़ायदा किसको हुआ? इंडिया के अंदर वो सारा बिजनेस आएगा और वो कंपनी के अंदर किसको फ़ायदा होगा? वो रिलायंस को होगा और उसके इर्द गिर्द के लोगों को और इंडिया के लोगों का। अब होता क्या है, मैं आज फॉर एग्जांपल मार्क ज़करबर्ग को हम ईमेल करते हैं कि आप सर इधर आएँ और इधर आके अपना जो है ना डाटा सेंटर या कोई आप रिसर्च सेंटर बनाएं। तो कहेगा मैं क्यों आऊँ? नहीं, उसका पहला क्वेश्चन ये होगा, डू यू हैव स्किल वर्कर? आज वो आपको डिमांड करता है कि मुझे 50 AI के लोग चाहिए जो यहाँ पर मेरे डाटा सेंटर को, रिसर्च सेंटर को कंट्रोल करें। क्या एज ए नेशन, एज ए गवर्नमेंट, एज ए बिजनेस कम्युनिटी हम 50 दी बेस्ट AI के उसको एक्सपर्ट दे सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली नॉट। तो वो क्यों आएगा? ये इसका पहला आंसर है। दूसरी बात, अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सबसे पहला ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे अच्छे इंस्टीट्यूट्स डेवलप किए जाएं, मज़ीद हमारे जैसे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एम्पावर किया जाए। हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास कम्युनिटी है, हमें पता है कि बंदा कैसे डेवलप करना है अपने लेवल पे। और दूसरा, इस तरह की इंक्यूबेशन बनाने चाहिए जो कि ऑलरेडी बने भी हुए हैं, लेकिन वो इतने मैसिव लेवल पे नहीं है। वो बहुत छोटा शेयर अभी मार्केट का जो है, जिन तक उनकी एक्सेस है, उनको और मैसिव लेवल पे लेके जाया जाए। आपकी आईटी की टेक्नोलॉजी जब तक फ्लोरिश नहीं करेगी आप डेवलप नहीं हो सकते। दूसरा प्रॉब्लम और इसका सलूशन साथ, दूसरा सबसे बड़ा देखें गेटवे का। आपके मुल्क में गेटवे ही नहीं है। हमारे लोगों को अनफॉर्चुनेटली इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हम लोग एक कंफ्यूज्ड नेशन है। हम अगर बात करते हैं क्रिप्टो की या ब्लॉकचेन की तो वो समझते हैं क्रिप्टो है, और क्रिप्टो की बात करते हैं तो वो समझते हैं ब्लॉकचेन है। हमारी गवर्नमेंट लेवल पर अभी तक यही कन्फ्यूजन है कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में फ़र्क क्या है। Says a lot about a country. अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं मेरे ट्रैवलिंग का मुझे शौक़ है, क्रिप्टो जैसी जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, जैसे यहाँ पर ग्रोसरी करते हुए दुकानों पे दालें बिकती हैं, वहाँ पर क्रिप्टो टेक्नोलॉजी बिकती है। ऐसे ही है। ग्रोसरी स्टोर के ऊपर आप जाते हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी सारी पेमेंट्स करते हैं। क्रिप्टो के थ्रू आप जो है फ्यूचर सर, लोगों ने NFT का आपने नाम सुना है? बिल्कुल। NFT से लोगों ने बिलियंस डॉलर्स बना चुके हैं। हम NFT के ऊपर ये डिस्कस कर रहे हैं कि NFT क्या होता है, और मैं यकीन से आपको बताता हूँ कि 99% लोगों को NFT का पता ही नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी का जो मसला है, पाइथन टेक्नोलॉजी को देख लें, एब्सोल्यूट हो चुकी हुई है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। 35 ईयर्स या 25 ईयर्स से पहले से वो चल रही है। हम यहाँ पर आप पाइथन का डेवलपर एक अच्छा लेने जाते हैं, आपको पाइथन का डेवलपर मिलता ही नहीं है अच्छा लेवल पे, और अगर मिलता भी है तो वो ओवर ऑक्यूपाइड होता है। तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम टेक्नोलॉजी को आम करें, पेमेंट गेटवेज, क्रिप्टो को लीगलाइज करें। इंडिया जैसे मुल्क ने इसको लीगलाइज कर दिया हुआ है, वो समझ चुके हुए हैं, स्टेट बैंक उसके ऊपर रेगुलेशन ले चुका हुआ है। तो हमारे पेमेंट गेटवेज को आसान होना चाहिए, ये इसका दूसरा सबसे, अगर हम ये दो काम कर लेना तो बाकी तीसरी चीज़ हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट के जो लोग कहते हैं कि अगर हम क्रिप्टो को लीगलाइज कर दें और माइनिंग इसकी स्टार्ट कर दें तो क्रिप्टो एंड अदर बिट करेंसीज अलोन, जितने भी ये क्रिप्टो करेंसीज हैं, दे अलोन कैन चेंज द इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान? सर बिल्कुल 100% कर सकते हैं। ब्लॉकचेन से लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्रिप्टो देखें, आप इस पर टैक्स लगाएं ना, आप इसको सोर्स ऑफ इनकम क्यों नहीं बनाते? आप दूध पे टैक्स लगाते हैं, आप चीनी पे टैक्स लगाते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं उसकी टैक्स रेशियो पे बात करते हैं। आपने अगर देखें इनकम, सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज करने हैं ना, क्रिप्टो को आप लीगलाइज करते हुए, मैं क्रिप्टो का हामी नहीं हूँ, मैं टेक्नोलॉजी का हामी हूँ। बिल्कुल, कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में चाहे क्रिप्टो है चाहे XYZ है, आप उस पर टैक्स लगाएं, उससे आप पैसा जनरेट कर लें। ये सिंपल इसका आंसर है। क्योंकि मैं क्रिप्टो पे ज़्यादा बात करूंगा ना, फ्रैंकली मुझे FIA कल ही मुझे कॉल आ जाएगी कि FIA वाले कहेंगे यार ये इसका पता नहीं कि क्रिप्टो का कोई इसने कोई बिजनेस खड़ा किया हुआ है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जब बात करते हुए भी IT की टेक्नोलॉजी की बात करते हुए डरते हैं हम।
देखिए यही तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की। एग्जैक्टली एक और अलार्मिंग सिचुएशन के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना हमारा पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ज़्यादा यूज़ होता है, जिसकी वजह से बड़े ज़्यादा लोग और बड़ी ज़्यादा कंपनीज मुतासिर भी होती हैं। इस सारे सिचुएशन को आप किस तरह देखते हैं? देखिए इसके अंदर तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई चीज़ आती है ना बूम पे जाने लगती है, उसको ज़्यादातर उसको है ना पॉलिटिकली मकासद के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, थोड़ा ना समझने वाली बात है और इसमें मुझे अफसोस भी है और हंसी भी आती है इस हवाले से कि हम लोग हर चीज़ के अंदर पॉलिटिक्स को क्यों लाते हैं। मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया और उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने तकरीबन 200 के करीब आईटी के यंगस्टर्स को आईटी की स्किल सिखानी थी। ठीक है। अब जब मुझे उसकी फंडिंग का पता चला, पहले तो वो प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन जब मुझे उसकी फंडिंग का पता चला कि जी उसको इन ख़ास इलाकों के हद तक आपने महदूद रखना है, मैंने कहा ये कौन सी आईटी की टेक्नोलॉजी है जो मैं लाहौर के 4 से 5 इलाकों में से ही उन नौजवानों को करवाऊंगा। ये तो एक ओपन मार्केट है, मैं उस स्टूडेंट को ऊपर लेकर आऊँगा जो डिजर्विंग है, जो मेरिट पे आ रहा है, जो डिजर्विंग है। नहीं जी, ये एक ख़ास स्पेशल एमपीए एमएनए है, ये उनकी तरफ से फंड, गवर्नमेंट का ही पैसा है, पैसा भी गवर्नमेंट का है, उसका अपना नहीं है, उसने घर से नहीं कमाया, गवर्नमेंट का ही पैसा है। लेकिन वो उस हलके के अंदर से लड़ रहा है, तो वो सिर्फ उस हलके के लोगों तक हमने उसको महदूद करना है। तो मैंने कहा जी अच्छा चलें, जो चलो मैंने कर लिया उन 4 इलाकों में से, मैं उनमें से बंदे कैसे उठाऊंगा? घर घर जाके मैं उसको ब्रोशर दूंगा कि अपने बच्चे को आईटी करवाएं। अनफॉर्चुनेटली हमारे हर चीज़ के अंदर ये मसले मसाइल हैं। जब भी कोई चीज़ हम बेहतर करने जाते हैं तो वहाँ पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को बाउंड कर दिया जाता है पॉलिटिक्स के अंदर कि आप इन चीज़ों के अंदर भी इस तरह की पॉलिटिक्स को लेकर आएँ। तो इस तरह के मसले मसाइल इंडस्ट्री के साथ हैं, लेकिन हमें इसमें बेहतर यही है कि हम इन चीज़ों से बाहर निकलें और एज ए नेशन हम काम करें और लोगों के पास देखें। आप जो सिचुएशन आ चुकी है ना, आपके पास गवर्नमेंट के पास ना जॉब देने के वैकेंसीज़ हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या प्राइवेट और कंपनीज के पास जॉब्स हैं, लेकिन उनके पास वो रिसोर्स ही नहीं है जिसको वो आज पाशा जो आईटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा समझें कि एक प्राइवेट लेवल पे एक एसोसिएशन है सॉफ्टवेयर हाउसेस की, उनके सर्वे के मुताबिक, क्योंकि आई एम आल्सो पार्ट ऑफ पाशा, 40,000 के करीब जॉब्स मौजूद हैं, लेकिन उसको लेने वाला रिसोर्स ही पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो आपको उन चीज़ों पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, जो कि वो आप कर भी रहे हैं नैफ्टेक की शक्ल में, कि वो उन बच्चों को ट्रेन करें और पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर उनको सर्व करवाएं और साथ साथ नेशन बिल्डिंग के अंदर फ्रीलांसिंग को इनकरेज करें। जो मैं बात कर रहा था, हमारे पास अब जॉब्स देने के लिए उस तरह अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, गवर्नमेंट के पास नहीं है, इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है। जो यूनिट आप प्राइस का दे रहे हैं बिजली का, वो बांग्लादेश 5 रुपए का दे रहा है, आप 100 रुपए का दे रहे हैं। तो इंडस्ट्री तो डेवलप नहीं हो सकती। तो फिर भाईजान बचा क्या है? क्वेश्चन है ना, गरीब के बच्चे ने या मिडिल क्लास के बच्चे ने या लोअर मिडिल क्लास के, अब तो अपर मिडिल क्लास के बच्चे ने क्या करना है? तो उसके पास सबसे बेहतरीन चीज़ है वो स्किल। आप उसको एक इंटरनेट दें, उसको एक अच्छा लैपटॉप दें और उसको एक स्किल प्रोवाइड करें, वो खुद अपने काबल हो जाएगा पैसे कमाने पे और अपने स्किल को इम्प्रूव करता जाए। सबसे बेहतरीन चीज़ है स्किल। और मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहूँगा जो कि हमारे सारे डिजिटल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि लोगों को बड़ी पसंद आते हैं ना ऐसे टाइटल्स और ऐसे सवाल। तो मेरा सवाल वहाब साहब आपसे ये है, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिससे घर बैठे लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं? सर मैं आपको इसका आंसर बड़ा सिंपल दूंगा, मैं ज़्यादा मुश्किल टेक्नोलॉजी पे नहीं जाऊंगा जी, क्योंकि ये लोग आवाम लोग सुन रहे हैं और लोगों को है ना, मैं ये समझता हूँ कि ख्वाब देखने चाहिए, लेकिन उनको रियलिस्टिक ड्रीम्स देखने चाहिए। पैसा कमाना आजकल के टाइम में बहुत आसान है, वेरी कन्वीनियंट, बहुत आसान है। कोई कहता है ना कि यार मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से पहले बॉटम से स्टार्ट होऊंगा, ताकि ऐसे लोग जो जो मैट्रिक पास हैं या जिनकी पढ़ाई इतनी नहीं है, हम उनको सबसे पहले पकड़ें। ज़रूर। आपकी एक सबसे मिनिमम जॉब जो है ना, वो डाटा एंट्री की जॉब है। डाटा एंट्री बहुत एक आसान टास्क है, जिसके अंदर समझ लें कि वो डिजिटल लेबर है। वो बंदा डिजिटल लेबर, जैसे आप देखते हैं ना लेबर, वो डिजिटल लेबर है। उसने क्या करना है कि फाइवर अपवर्क के ऊपर जाना है, अपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, या लोकल मार्केट में, अगर उसको फाइवर अपवर्क में थोड़ा सा टाइम लगता है तो लोकल मार्केट में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपने अकाउंट्स और अपने डाटे को एक्सेल और पावर पॉइंट पे लेकर जाना है। ठीक है। तो आप डाटा एंट्री की जॉब्स भी अगर करें ना, तो आप इजीली मेरे पास बेतहाशा केस स्टडीज़ मौजूद हैं जो कि लोग सिर्फ डाटा एंट्री की जॉब से जो है लाखों रुपए अपने घर में, लाख 2 लाख, तीन फॉर एग्जांपल घर के कमरे हैं तो तीनों में वालिद भी लगा हुआ है, वालदा भी लगी हुई है,
बड़ा भाई भी लगा हुआ है, छोटी बहना भी लगी है और वो डाटा एंट्री का काम बस कर रहे ये हैं। कि आपने कीबोर्ड पे बैठ के बस आपने डेटा दे के एंटर करना है। तो आप वो मंथली उनकी एवरेज इनकम 4 से 5 लाख रुपया मैंने अपनी आंखों से उनको तो कमाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इजीली आपको फाइवर अपवर्क के सारे प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा और बेहतर कैटेगरी के अंदर। अब जो आपका क्वेश्चन था ये इसलिए बताना जरूरी था कि ताकि वो लोग मायूस ना हो कि हम डिजिटल पे नहीं आ सकते, उनके लिए भी मौजूद है। बिल्कुल, आई एग्री। अब हम आ जाते हैं अपने यंगस्टर्स के लिए कि उनको क्या सीखना चाहिए और आगे एक्चुअली में चल क्या रहा है। देखें, एक सर्वे के मुताबिक, ये एक शॉकिंग सर्वे है, आज से 2 साल बाद 900 मिलियन जॉब्स जो है ना वो जाने वाली हैं। अच्छा, तो जो लोग डर रहे हैं एआई की वजह से, सही डर रहे हैं, वो सही डर रहे हैं। 500 से 900 मिलियन के करीब जॉब्स लोगों की चली जाएंगी। उसको रिप्लेस कौन कर रहा है? एआई कर रहा है। लेकिन एक गुड न्यूज़ क्या है कि इससे डबल अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। अच्छा, अब कोई मेरे से क्वेश्चन करे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, उसका सिंपल आंसर है, मैं उसको एक सिंपल आंसर दूंगा। जब कंप्यूटर आया, माइक्रोसॉफ्ट आया, उस वक्त जो डाटा एंट्री के लोग थे, लोकल खाता सिस्टम जैसे कहते थे, जो हाथों से लिखते थे, उनको डिजिटलाइज कर दिया गया कंप्यूटर के अंदर। जिस वक्त उस बंदे ने एक्सेल और पावर पॉइंट और कीबोर्ड के ऊपर अपनी टाइपिंग सीख ली, उसने अपने आप को उस टाइम के अंदर क्या कर दिया? अपडेट कर दिया। ठीक है, उसकी जॉब सिक्योर होगी और उसको अच्छी जॉब्स मिलने लग गई। कंपटीशन ज्यादा कम होने की वजह से उसको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलना शुरू हो गई। जो खाते वाला था वो फारिग होना शुरू हो गया, उसकी जॉब खत्म। एक टाइम ऐसा आया उसकी जॉब ही खत्म हो गई। यही चीज़ अब आ रही है। अब हमारे नेशन को सीखने की क्या ज़रूरत है? एआई सीखने की ज़रूरत है। एआई से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब 3.0, ये सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कहलाती हैं। इसके अलावा आपका डाटा साइंस, बिग डाटा, इसकी इतनी डिमांड है पूरी दुनिया के अंदर। और अगले 5 सालों में सिर्फ एआई। मेरा रिसेंटली मैंने विज़िट किया कतर में, एक बहुत बड़ी दुनिया की समिट होती है, वेब समिट। बिल्कुल, मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर पूरी दुनिया से 280 मुल्कों से 200+ नेशन से वहाँ पर लोग आए हुए थे। और वो सारी वहाँ पर जितनी भी प्रेजेंटेशंस थी, जितनी भी वहाँ पर आइडियाज़ थे, एक्सपो थी, वो इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सपो, वो सारी एआई बेस्ड थी कि आपकी हर चीज़ एआई बेस्ड थी। और वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर था, उसने वहाँ पर आके उसकी इनॉग्रेशन की और उसने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किया अगले 5 सालों का। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी नेशन में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को सीखें। ये स्किल्स हमें आगे भी बचाएंगी और हमारी नेशन में हमारी यूथ को यहीं से बैठ के, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं से बैठ के अपने बिजनेस आइडियाज़ के और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसा कमा सकते हैं। जितनी जल्दी उनको अडेप्ट कर लें, सीख लें, उतना ही बेहतर है जितनी हम सब के लिए। एआई को क्या क्या स्पेसिफिकली टॉपिक्स हैं जो कि सीख सकते हैं जितने भी लोग देख रहे हैं, जिनको इंटरेस्ट है, और उससे क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए खुलेंगी? देखिए, एआई तो एक टेक्नोलॉजी का नाम है। बिल्कुल, उसके अंदर इनोवेशन लानी होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रोबोटिक्स है। रोबोटिक्स जो है ना, सारा एआई बेस्ड काम चल रहा होता है। तो ये तो आपने, अब डिजिटल मार्केटिंग है, वो भी टूल एआई बेस्ड हो गए हैं। एआई कुछ मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप कोई देखेंगे तो वो आपके, एआई एक्चुअली में टूल्स है। बिल्कुल टूल्स है। आपने एक्चुअली में टूल सीखने हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। अब आप कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग और एआई का क्या कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में अब टूल आ गए हैं। एक टूल है, फॉर एग्जांपल सोशल बेकर के नाम से कंपनी है, जो एक टूल प्रोवाइड करती है। वो क्या करती है कि आप अगर उसमें कंटेंट डाले ना, एक पोस्ट डाली मैंने और उसको क्लिक किया, तो वो क्या करेगा कि जितने भी रेलिवेंट ऐसे अकाउंट्स हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड है या वहां पर वो चीज जा रही है, तो वहां पर वो एआई बूट के थ्रू वहां पे पोस्ट कर देगा। ठीक है, टारगेट ऑडियंस आपकी सिलेक्ट करके सिलेक्टिव, और वहां पर उसको ऐड दिखा, एआई उसको खुद सिलेक्ट करके करेंगे। तो ये एक एआई टूल है। तो हमें अपने काम यही रहेंगे सर, लेकिन वो एआई कन्वर्टेड हो जाएंगे। जिनको टूल्स पे काम करना आता होगा वो एआई कन्वर्टेड हो जाएंगे। और मैं आपको एक और चीज़, आपके नाजरीन को एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आगे आने वाले टाइम के अंदर एआई कंट्रोल करेगा पूरी दुनिया को। एआई साइंटिस्ट होंगे, एआई बेस्ड डेंटिस्ट होंगे, एआई बेस्ड आपके वर्कशॉप के मैकेनिक होंगे। हर चीज़, हर जगह पे एआई लोग होंगे। मेडिकल के अंदर आपका जो ऑपरेशन कर रहा होगा ना, वो भी कोई डॉक्टर नहीं होगा, वो एआई बेस्ड डॉक्टर होगा। तो आगे आने वाले हर चीज़ के अंदर एआई टेक्नोलॉजी हो रही है। और आपके इवन के एक मूवी नेटफ्लिक्स पे आई है, वो सबको देखनी चाहिए। मैं तो कहूँगा एटलस के नाम से एक मूवी है। ठीक है, उसमें जेनिफर जो है वो उसका मेन करेक्टर है। वो आप मूवी देख लें, आपको इस कॉन्सेप्ट का पता चल जाएगा कि आपकी आने वाले टाइम में जो इमोशन बिल्डिंग है,
यानी कि आप अगर बैठे हुए हैं तो मुझे नहीं पता कि आप इंसान है कि आप AI बेस्ड रोबोट हैं, मैं ये नहीं पहचान पाऊंगा। और आपके अंदर इमोशंस भी होंगे, ठीक है, आप खाना भी खा रहे होंगे, आप मेरे से बात भी कर रहे होंगे, और आप मेरे साथ एज ए दोस्त भी मेरे साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो ये आने वाले टाइम के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारी अभी तक की डिस्कशन रही। मैं चाह रहा हूँ ज़रा जाते जाते एक ज़रा पॉजिटिव नोट पे भी हम इसको एंड करें, क्लोज करें। हमारी जो IT एक्सपोर्ट्स हैं अभी तक रिकॉर्ड हाई पे जा रही हैं, $3.2 बिलियन की हो गई हैं। इसमें जी 24% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ आया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात भी है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ, आई एम श्योर यू वुड एग्री विद मी ऑन दिस टू, कि हमारे पोटेंशियल से, असल पोटेंशियल से अभी भी बहुत पीछे हैं हम। और जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि चंद चीज़ों पे अगर हम काबू पा लें तो इसको और भी बेहतर कर सकते हैं। अब जाते जाते मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए कुछ छोटा सा मैसेज, उनको किस तरह इनकरेज करना चाहेंगे आप? सर पहली तो बात ये है कि हमारी जो अनरजिस्टर्ड है ना IT एक्सपोर्ट्स, वो इससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और हम जो फ्रीलांसिंग के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया, बिलियंस डॉलर्स आ रहे हैं, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड हैं, बिल्कुल, जो कि हमारे किसी भी जगह पे मौजूद नहीं है। इंडिया की इंडस्ट्री जो है ना इस वक्त, वो तकरीबन 300+ बिलियन डॉलर पे पहुंच चुकी हुई है, और हम बात कर रहे हैं 5, 10, 15, 20 बिलियन डॉलर की। तो पहली बात है कि ये बहुत बड़ा एक गैप है। हमें शॉर्टफॉल को, अगर हमें इसको अगर करना है, कवर करना है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि गवर्नमेंट को इस तरह के एटमॉस्फेयर, इंक्यूबेशन सेंटर और इस तरह की सिलिकॉन वैलीज लोकल लेवल पे पाकिस्तान में हमें एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ हमें एंगेज करें। हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स को एंगेज करें, हम उनको बताएंगे किस तरीके से आपने सिलिकॉन वैली बनानी है यहाँ पे, वो उसके मुताबिक आप इन्वायरमेंट दें। दूसरा ये कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको स्पेशली अपने आप को फ़ौरन से पहले, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको फ़ौरन से पहले अपने आप को AI बेस्ड और IT की टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ों में फ़ौरन से पहले आ जाना चाहिए। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख रहे हैं तो सीखें, लेकिन उसको AI बेस्ड टूल के ऊपर सीखें। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो कंटेंट राइटिंग सीखें, लेकिन उसको चैट GPT के मुताबिक सीखें। तो मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपने अपने आप को IT के हवाले से इक्विप्ड करना है, और आने वाले टाइम में इन्हीं टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी डोमेन्स, अपने करियर और अपनी आने वाली जॉब को चूज़ करना है। सर थैंक यू वेरी मच। एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके आज, और आई एम श्योर इन सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इंशाल्लाह। तो जैसे कि वहाब साहब ने कहा कि दुनिया बहुत आगे जा रही है, नई से नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और अगर आप अभी भी पीछे ही बैठे रहोगे तो यार बहुत पीछे रह जाओगे। AI का इस्तेमाल करें, AI से ही आप AI को सीख सकते हैं यार, इससे ज़्यादा और सिंपल क्या हो सकता है। और बस एक दफ़ा आपने एक कदम उठा लिया, बाकी आपको पता है क्या करना है। लगे रहना, डटे रहना है और देखते रहना है समा मनी विद गज़ाल।